नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंडिया एजुकेशन हब में। मैं हूं सिद्धार्थ और हम डिस्कशन करेंगे स्टैटिकल जीके के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है आपके एग्जाम्स में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये और काफ़ी आए हुए हैं, रिपीटेड क्वेश्चंस हैं एग्जाम्स के। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला क्वेश्चन है, यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिससे शिवाजी ने तोपे और गोला बारूद प्राप्त किए थे। यूरोपियन शक्ति पहचानी है जिसने शिवाजी को गोला गोला बारूद और तोपे प्रदान किए थे। ऑप्शन है फ्रांसीसी, डच, पुर्तगाली और अंग्रेज। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुर्तगाली। जो शिवाजी थे उन्होंने पुर्तगालियों से तोपे गोला बारूद प्राप्त किए थे। अगला प्रश्न है, कोंकण रेलवे जोड़ती है। जो कोंकण रेलवे है वो किस किस को जोड़ती है। ऑप्शन है गोवा मंगलुरु को, रोहा मंगलुरु को, कन्याकुमारी मंगलुरु को, कन्याकुमारी मुंबई को। तो इसका सही उत्तर है रोहा और मंगलुरु को कोंकण रेलवे जोड़ने का कार्य करती है। प्रश्न नंबर 36 है, किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। किस पेड़ की छाल मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है। ऑप्शन है दालचीनी, नीम, लवंग या ताड़। ताड़ को हम बोलते हैं पाम, और इसी से पाम ऑयल या रिफाइंड ऑयल हमें प्राप्त होता है। दालचीनी बिल्कुल सही आंसर है। देखिए दालचीनी, अगर आपका भारतीय मसालों के रूप में मसालों को जरा सा भी जानते हैं, जरा सा भी उनका ज्ञान है, तो आप बहुत ही आराम से लगा सकते हैं। दालचीनी एक मसाला है जो कई गुणों से परिपूर्ण है। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किसका प्रयोग रॉकेटों के ईंधन के रूप में किया जाता है। रॉकेटों का ईंधन किसे माना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हाइड्रोजन, द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को। तो रॉकेटों और नोदक का ईंधन माना जाता है द्रव हाइड्रोजन और द्रव ऑक्सीजन को माना जाता है। प्रश्न नंबर 38 है, पोर्टलैंड सीमेंट में जिप्सम क्यों मिलाते हैं। जिप्सम मिलाने से क्या मदद मिलती है। अगर कोई सीमेंट है पोर्टलैंड, उसमें अगर हम जिप्सम मिला दें तो क्या प्रभाव पड़ेगा। ऑप्शन हैं सीमेंट का सामर्थ्य बढ़ाने में, सीमेंट के शीघ्र जमने में, सीमेंट को शीघ्र जमने से रोकने में, सीमेंट की लागत कम करने में। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सीमेंट के शीघ्र जमने में। सीमेंट के शीघ्र जमने में सीमेंट वही अच्छा माना जाता है जो शीघ्र जमता है और तभी उसका सामर्थ्य बढ़ जाता है। प्रश्न नंबर 39 है, विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। विश्व का एकमात्र प्लावी राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है प्लावी से, देखिए प्लावी से तात्पर्य आपका तैरता हुआ। अगर मैं आसान शब्दों में बोलूं तो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है। ऑप्शन है मणिपुर, कुआलालंपुर, बिलासपुर या दिसपुर। इसका सही उत्तर है मणिपुर। मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में लोकटक झील पर, लोकटक झील पर स्थित है। तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है, विश्व का एकमात्र है, भारत का तो है ही है। अगर हम बात करें विश्व भारत का पहला प्राथमिक विद्यालय जो तैरता हो या तैरता हुआ प्राथमिक विद्यालय कहाँ पर है, वो भी मणिपुर में ही है और सेम झील लोकटक झील पर है। लोकटक झील, और लोकटक झील कहाँ से संबंध रखती है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, मणिपुर से। प्रश्न नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन शासक कुषाण वंश से संबंधित था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा खडफिसेसस। खडफिसेस जो था वो कुषाण वंश से संबंधित था। कुषाण कौन थे, शक राजा थे। देखिए शक राजा थे। शक की कितनी शाखाएं थी, 5 शाखाएं थी। एक कुषाण भी थी जो कि सबसे इंपॉर्टेंट शाखा मानी जाती है। कुषाण काफी इंपॉर्टेंट शाखा मानी जाती है शकों की। शकों का जो कुषाण का सबसे प्रतापी राजा कौन था, कुषाण वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन था। तो उनका नाम है कनिष्क। ध्यान रखिएगा, कनिष्क। कनिष्क सबसे प्रतापी राजा था। उसने 58 ईसा पूर्व 78 ईस्वी में, माफ कीजिएगा 78 ईस्वी में 78 ईस्वी में एक संवत चलाया। जब वह गद्दी पर बैठा राजा बना तो उसने एक संवत चलाया 78 ईस्वी में, जिसे हम बोलते हैं शक संवत नाम से, शक संवत। और क्वेश्चन बनता है भारत सरकार कौन सा संवत यूज करती है। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा शक संवत। शक संवत ही यूज करती है। अब निकालेंगे कैसे हम सब शक संवत। जैसे मान लीजिए 2020 चल रहा है, 2020 चल रहा है, हम उसमें से 78 घटा देंगे तो शक संवत निकल के आ जाएगा। 78 ईस्वी में हुआ था। देखिए जब ईसा मसीह पैदा हुए थे तो उसको हम मानते हैं जीरो, वहीं से हम ईसा पूर्व या ईसा का निर्धारण करते हैं, ईस्वी का और ईसा पूर्व का निर्धारण करते हैं। एनो डोमनी या फिर बिफोर क्राइस्ट या बीसी जिसे हम बोलते हैं उसका हम निर्धारण करते हैं। इसी प्रकार जब 78 ईस्वी में शक संवत चालू हुआ और 2020 में से हम 78 घटा देंगे तो जो भी आएगा वो आपका शक संवत होगा। इस समय वर्तमान में चल रहा होगा। अगला प्रश्न है, जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर में कोई अधिकारी परिवर्तन होता है तो उसे कहते हैं। जब घरेलू मुद्रा की विनिमय दर से तात्पर्य है उसकी वैल्यू में। घरेलू मुद्रा क्या है, हमारे देश की घरेलू मुद्रा क्या मानी जाएगी, रुपया। रुपया जिसका सिंबल होता है ऐसा।
अगर उसके वैल्यू में, उसके मूल्य में कोई आधिकारिक परिवर्तन हो, आधिकारिक से तात्पर्य है सरकारी परिवर्तन हो, तो उसे हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है मूल्य वृद्धि, मूल्य ह्रास, पुनर्मूल्यांकन या अभिस्फीति। तो उसका सही उत्तर हो जाएगा पुनर्मूल्यांकन। कहने का तात्पर्य है सरकार द्वारा उसका दोबारा से वैल्यू लगाई जा रही है, दोबारा से मूल्यांकन किया जा रहा है। मूल्य वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मूल्य वृद्धि से तात्पर्य है किसी वस्तु का मूल्य बढ़ जाना। मूल्य ह्रास से तात्पर्य है किसी वस्तु का मूल्य कम हो जाना। अभिस्फीति से तात्पर्य है किसी वस्तु के मूल्य का धीरे धीरे कमी होना या कमी होने का ट्रेंड बन जाना, कमी होने का एक निश्चित क्रम बन जाना, तो उसे हम बोलते हैं अपस्फीति। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 42वां, मुद्रास्फीति आय तथा धन को किस पक्ष में पुनः वितरित करती है? मुद्रास्फीति को हम बोलते हैं आसान शब्दों में महंगाई। जब महंगाई हल्के हल्के बढ़ने लगती है या चरम पर होती है तो उसे हम बोलते हैं मुद्रास्फीति बढ़ गई। आय तथा धन को किसके पक्ष में पुनः वितरित करती है? जब मुद्रास्फीति होती है तो धन और आय किसके पक्ष में दोबारा से चला जाता है? ऑप्शन है पेंशन भोगी, मध्य वर्ग, निर्धन या धनवान। तो इसका सही उत्तर होगा धनवान। धनवान लोगों के मध्य दोबारा से आय बढ़। धनवान से तात्पर्य है आपका जो कि निजी फैक्ट्रियों के या निजी कारखानों के मालिक होते हैं, बड़े बड़े कारखाने होते हैं, धनाढ्य लोग होते हैं, उनके ही पक्ष में दोबारा से मुद्रा जाने लगती है। और निर्धन, जो गरीब और अमीर का जो भेद होता है, उनके बीच में जो अंतर होता है वो काफ़ी बढ़ने लगता है, खाई बढ़ने लगती है वो। प्रश्न नंबर 43 है, किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होता है? किसी पिंड का वजन पृथ्वी के केंद्र में कितना होगा? ऑप्शन है सतह पर वजन से आधा, शून्य, सतह पर वजन से दोगुना या फिर असीमित। अगर मान लीजिए पृथ्वी है, कोई पिंड हमने पृथ्वी के केंद्र में रख दिया तो उसका वजन कितना होगा? तो उसका वजन होगा शून्य, बिल्कुल शून्य, जीरो बैलेंस हो जाएगा, उसका जीरो वेट हो जाएगा। अगर आप 50 किलो के हैं तो भी आपका वजन कितना माना जाएगा? जीरो, पृथ्वी के केंद्र पर। अगला प्रश्न है, पृथ्वी के स्थल पृष्ठ का लगभग कितना भाग रेगिस्तान है? या फिर पृथ्वी का जो क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल से तात्पर्य एक तो पृथ्वी का क्षेत्रफल हो जाएगा पानी, जल, थल सब मिलाकर, तो उससे यहाँ पर पूछ रहा है स्थल पृष्ठ से। स्थल पृष्ठ से मतलब जो हम रहते हैं, धरती का जो टोटल क्षेत्रफल है उसका कितना भाग रेगिस्तान है? ऑप्शन है 10वां भाग, 1/3, 5वां भाग या 6वां भाग। तो इसका सही उत्तर है 1/3 भाग। जो पृथ्वी का 1/3 भाग है वो पृथ्वी का स्थल का या फिर रहने की जगह का 1/3 भाग मरुस्थल है। कहने का मतलब अगर हम 30 किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं तो 10 किलोमीटर आपका रेगिस्तान है या रेत ही रेत है। प्रश्न नंबर 46 है, निम्नलिखित में से किसको भारत की श्रिम्प राजधानी कहा जाता है? श्रिम्प राजधानी की बात कर रहा है तो उसका सही उत्तर हो जाएगा नेल्लोर। तो नेल्लोर है आंध्र प्रदेश में, उसे हम श्रिम्प राजधानी कह सकते हैं। प्राउन और श्रिम्प संस्कृति के लिए विख्यात है। प्राउन और श्रिम्प संस्कृति के लिए विख्यात है। यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर कृष्णापट्टनम बंदरगाह भी है और इसे हम श्रिम्प सिटी भी कहते हैं। नेल्लोर को हम श्रिम्प सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पर श्रिम्प का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। अगला प्रश्न है, सिंधु नदी का उद्गम कहाँ है या सिंधु नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है हिंदुकुश पर्वतमाला से, हिमालय पर्वतमाला से, काराकोरम पर्वतमाला से या कैलाश पर्वतमाला से। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा कैलाश पर्वतमाला से। सिंधु नदी का उद्गम स्थान है वो तिब्बत में मानसरोवर झील के उत्तर में है। जो मानसरोवर झील अब कहाँ पड़ती है? तिब्बत में। अब चाइना उसे अब क्लेम करता है कि तिब्बत हमारा पार्ट है, चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया हुआ है और वह वहाँ पर जो मानसरोवर झील स्थित है उसके उत्तर में कैलाश पर्वत श्रृंखला से सिंधु नदी का उद्गम स्थल है। कैलाश पर्वतमाला से सिंधु नदी निकलती है और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में जो जाती है और सागर में गिर जाती है। कौन से सागर में? अरब सागर में। इधर रखिएगा, अरब सागर में जाकर गिरती है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 48, वायुमंडल की सबसे निचली परत की बात कर रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा क्षोभ मंडल। जो वायुमंडल की सबसे निचली परत होती है वो कौन सी होती है? क्षोभ मंडल। इसकी ऊंचाई कितनी होती है? 8 से 18 किलोमीटर तक। 8 से 18 किलोमीटर तक क्षोभ मंडल मानी जाती है। क्षोभ मंडल में कौन कौन सी घटनाएं होती हैं आपको बता दूं मैं। देखिए, बारिश, बादल, हवाएं या फिर तूफान वगैरह, ये सभी एटमॉस्फेरिकल एक्टिविटीज़ होती हैं। जितनी भी वायुमंडलीय एक्टिविटीज़ होती हैं वो क्षोभ मंडल में होती हैं। समताप मंडल में तापमान बिल्कुल समान रहता है। तापमान बिल्कुल समान रहता है क्योंकि क्षोभ मंडल में आप धीरे धीरे ऊपर जाएंगे तो तापमान आपका बढ़ने लगेगा। कितना बढ़ेगा? 165 मीटर अगर आप ऊपर जा रहे हैं तो 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाएगा। कहने का मतलब है 1 किलोमीटर पर 6.4 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ जाता है क्षोभ मंडल में तापमान। लेकिन समताप मंडल में क्या रहता है?
ताप बिल्कुल समान रहता है। इसकी ऊंचाई होती है 18 से 32 किलोमीटर, 18 से 32 किलोमीटर तक। जो इक्वेटर होता है आपका भूमध्य रेखा, उस वहाँ पर बहुत पतला हो जाता है, यहाँ पर भूमध्य रेखा पर पतला हो जाता है। और जो जो जेट्स होते हैं, जेट स्ट्रीम हो, इसे हम जेट स्ट्रीम चलती हैं, वो इसी समताप मंडल में चलती है। जेट से तात्पर्य है आपके हवाई जहाज, एयरक्राफ्ट वगैरह समताप मंडल में चलने के लिए उपयुक्त माने जाते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने पर उसकी समय अवधि होगी। जो पेंडुलम है किसी घड़ी का, अगर हम चंद्रमा पर ले जाएं तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन है उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी, या फिर बढ़ेगी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका बढ़ेगी। क्या हो जाएगा? बढ़ेगी। जब हम चंद्रमा पर पेंडुलम ले जाएंगे तो उसकी शून्य, जो उसकी अवधि होगी वो बढ़ जाएगी। आप ये सोचते होंगे जैसे मान लीजिए कोई घड़ी है, घड़ी का पेंडुलम है तो बार बार इधर बहुत जल्दी जल्दी तेजी से गति करेगा, ऐसा नहीं है। समय अवधि की बात कर रहा है। यहाँ से इस, अगर पेंडुलम यहाँ तक जाता है और यहाँ तक जाता है तो इसमें जो आने जाने में जो गति होगी, जो टाइम होगा वो बढ़ जाएगा, टाइम बढ़ेगा, टाइम ड्यूरेशन बढ़ेगी, ना कि इसकी गति बढ़ेगी। ये ध्यान रखना है आपको। जैसे मान लीजिए पेंडुलम गति करता है यहाँ से यहाँ तक, ये पेंडुलम है, आपकी गति करता है यहाँ से यहाँ तक। पृथ्वी पर अगर जा रहा है तो एक सेकंड मानिए, क्योंकि पेंडुलम की गति सामान्यतः 2 सेकंड मानी जाती है आवर्तकाल इसका। अगर 1 सेकंड में भी जा रहा है तो चंद्रमा पर बढ़ जाएगा, चाहे वो 1 सेकंड ही क्यों ना हो, क्योंकि वहाँ पर ग्रेविटी होती नहीं है, गुरुत्वाकर्षण होता नहीं है। तो वहाँ पर ग्रेविटी, जो आपका पेंडुलम की गति बढ़ जाएगी, और इसका सूत्र होता है, गति नहीं, माफ कीजिएगा, इसकी अवधि बढ़ जाएगी। समय अवधि की बात कर रहा है, समय अवधि बढ़ जाएगी, और इसका सूत्र होता है टी। समय अवधि इसे हम बोल सकते हैं टाइम, या फिर टाइम ड्यूरेशन। 2 पाई पाई का मान होता है 22/7। एल हो जाएगी पेंडुलम की लंबाई, और जी का मतलब हो जाएगा ग्रेविटी। यह आपका सूत्र होता है चंद्रमा पर आवर्तकाल का। पाई का मान कितना होता है? 22/7। क्वेश्चन पूछ सकता है, इसीलिए याद रखिए 22/7, अगर आप मैथ स्ट्रीम से भी नहीं है तो। अगला प्रश्न है, दिल्ली के केंद्रीय सचिवालय में उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद कौन था? दिल्ली का जो केंद्रीय सचिवालय है उसके उत्तरी और दक्षिणी खंडों का वास्तुविद की बात कर रहा है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा हवर्ट बेकर। उसका वास्तुविद कौन था? वास्तुविद से तात्पर्य है आर्किटेक्ट, या उसका बनाने का प्लान किसका था? तो आर्किटेक्ट तो था हवर्ट बेकर का। देखिए, और लुटियंस जोन किसे कहते हैं? देखिए, लुटियंस अगर इसमें आया तो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आप जानते हैं लुटियंस जोन, जितने भी वीआईपी लोग रहते हैं, वीआईपी नेता रहते हैं, वो सभी लुटियंस जोन में ही रहते हैं। लुटियंस जो सर एडवर्ड लुटियंस हैं, उन्हें दिल्ली का जो उस समय की राजधानी थी उसकी अभिकल्पना का जनक माना जाता है। दिल्ली की बसाने के लिए उनको श्रेय जाता है। अगला प्रश्न है, लार किसके पाचन में मदद करती है? लार किसके पाचन में मदद करती है? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि लार्ज स्टार्च का पाचन लार के द्वारा ही हो जाता है। आप अगर मुंह में कुछ रखते हैं, अगर उसमें स्टार्च है, जैसे मान लिया आपने चावल खाया, उसमें स्टार्च होता है, स्टार्च को बोलते हैं मंड, हिंदी में बोलते हैं मंड। जो हम खाते हैं तो लार द्वारा ही पाचन हो जाता है। पाचन क्या होता है? हम सोचते हैं मुंह में लार बेफालतू में आ रही, कोई काम नहीं है लार का, लार फालतू में टपकने लगती है, तो ऐसा नहीं है। जो भी पार्ट्स बने हैं बॉडी में, कुछ ना कुछ उनका काम है। जो लार है, लार द्वारा पाचन होता है मंड का या स्टार्च का, मुंह में ही पाचन हो जाता है, मुंह से ही पाचन स्टार्ट हो जाता है, ये ध्यान रखिएगा। पेट, सिर्फ खाना पेट में नहीं पचता है, मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। अगला प्रश्न है, ऑटोमोबाइल रंजन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है। ऑटोमोबाइल रेचन का घटक जो कैंसर पैदा कर सकता है, इसका सही उत्तर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड द्वारा कैंसर पैदा हो सकता है, कैंसर कारक है कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला प्रश्न है, जलीय जीवों को जीवित करने के लिए अपेक्षित अनुकूलतम घुली हुई ऑक्सीजन का स्तर कितना होना चाहिए? जो जलीय जीव हैं, जैसे मान लीजिए तालाब है, उसमें मछलियां हैं, मेढक हैं, या फिर टोरोटॉइज कछुए वगैरह हैं, उनको जीने के लिए न्यूनतम कितनी ऑक्सीजन चाहिए? तो न्यूनतम 5 से 6 मिलीग्राम लीटर में होनी ही चाहिए। 5 से कम होगी तो जलीय जीव इसमें नहीं रह पाएंगे। 5 से 6 मिलीलीटर तो होनी ही चाहिए। आज का लास्ट प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है, या फिर रिटायरमेंट एज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट जज? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 65 वर्ष, ऑप्शन बी
65 वर्ष होती है। वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। कैसा लगा आपको दोस्तों वीडियो? कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए चैनल को, अपने दोस्तों को भी करवाइए। धन्यवाद।